एक ऐसा केस जिसमें एक लड़की ने इंसाफ मांगा, उसके बाप को झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया और कस्टडी में उसकी मौत हो गई। रीजन दिया गया इलनेस का, लेकिन अंदर कुछ और ही हुआ था। दो मौसी ट्रक से कुचल दी गई, एक आई विटनेस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेड मिला। क्यों? क्या इंडिया में पावर के सामने जस्टिस कमजोर हो जाती है? क्या जेल में रहना सिर्फ आम आदमी के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जुडिशियरी ने गलती की? आज हम समझेंगे उन्नाव रेप केस के पूरे कहानी को। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे पूरा केस क्या था, कोर्ट ने क्या डिसीजन लिए और आज 2025 में क्यों लोग गुस्सा हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जून 2017 में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक 17 साल की माइनर लड़की अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। उन्नाव की ये लड़की एक गरीब परिवार से थी, जहाँ रोज रोज की जरूरत भी सोच समझ के पूरी होती है। पढ़ाई छूट चुकी थी, घर चलाना मुश्किल था। तभी साक्षी सिंह नाम की एक औरत उसे एक जॉब ऑफर के बहाने कुलदीप सिंह सांगर के घर ले जाती है। कुलदीप सांगर कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बाहुबली पॉलिटिशियन था जो 4 बार एमएलए रह चुका था। सांगर का पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1996 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ कुलदीप सांगर लगातार 4 बार एमएलए रह चुका था और हर बार उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग सीट से वो जीता। इस पूरे सफर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पार्टी बदलने के बाद भी उसकी सीट कभी नहीं गई। इससे ये साफ होता है कि लोग पार्टी को नहीं, सांगर को वोट देते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर उसकी पकड़ इतनी गहरी थी कि उसका पॉलिटिकल सफर कुछ इस तरह था। 2002 तक कांग्रेस, 2002 से 2017 तक बीएसपी, 2007 से 2017 तक समाजवादी पार्टी और 2017 में फाइनली बीजेपी। इसका मतलब ये था कि लखनऊ में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सांगर हमेशा पावर के सेंटर के करीब ही रहा। तो 2017 में जब बीजेपी सरकार में आया, सांगर रूलिंग पार्टी का एमएलए बन चुका था। उस वक्त लोकल पुलिस पर उसका कंट्रोल था, खासकर मक्खी पुलिस स्टेशन पर लगभग पूरा कंट्रोल था। मक्खी वही गांव है जहां सर्वाइवर और कुलदीप सिंह सांगर दोनों रहते थे। इस गांव में सांगर के परिवार का इन्फ्लुएंस हर जगह था, चाहे वो छोटे मोटे झगड़े सुलझाना हो या लोगों को काम दिलवाना। गांव का सिस्टम कानून से कम और सांगर के कहने पर ज्यादा चलता था। यही वही पुलिस स्टेशन थी जहां एक रेप सर्वाइवर की कंप्लेंट को लगभग 1 साल तक दबाए रखा। इसी पावर का एक हिस्सा था नौकरी का वादा, और यही वादा धीरे धीरे एक जाल, एक ट्रैप बन गया और यहीं से उन्नाव केस की असली शुरुआत होती है। उस वक्त विक्टिम सिर्फ 17 साल की एक माइनर थी और अपने परिवार को संभालने के लिए नौकरी की तलाश में थी। मक्खी जैसे गांव के इकोसिस्टम में अपॉर्चुनिटी सीधी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि अक्सर लोकल एमएलए की कृपा से मिलती है। वो जो साक्षी सिंह जिसने विक्टिम को एमएलए से मिलाया था, वो गांव की रहने वाली और कुलदीप सिंह सांगर की क्लोज एसोसिएट थी। सर्वाइवर के बयान और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक साक्षी सिंह ने अपने बेटे शुभम सिंह और बेटे निधि सिंह के साथ मिलकर विक्टिम का भरोसा जीतना शुरू किया। फिर आता है 4 जून 2017। इसी दिन साक्षी सिंह ने विक्टिम को नौकरी पक्की करवाने के बहाने कुलदीप सिंह सांगर के घर बुलाया। विक्टिम को लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के रुख बदलने जा रही है, लेकिन असल में वो एक ऐसे घर की दहलीज पर खड़ी थी जहां कानून नहीं, ताकत बोलती थी। और यहीं से उन्नाव केस का सबसे अंधेरा चैप्टर शुरू होता है। 4 जून 2017 लगभग रात के 8 बजे विक्टिम को एमएलए के घर ले जाया गया। एलिगेटली साक्षी सिंह उसके घर के दहलीज पर ही रुक गई। वो बाहर रुकी जैसे कोई पहरा दे रही हो। रूम के अंदर कुलदीप सिंह सांगर ने 17 साल की माइनर का रेप किया। असल्ट के बाद सांगर ने सर्वाइवर को सीधी और खुली धमकी दी, अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। इसी डर के कारण उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ तक सब नॉर्मल चल रहा था, पर इस केस की टाइमलाइन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है एक दूसरी घटना के साथ। 11 जून 2017 को पहली सेक्सुअल असल्ट के सिर्फ 1 हफ्ते बाद विक्टिम अचानक से गायब हो जाती है। एलिजेटली इस बार भी साक्षी सिंह और उसके एसोसिएट्स ने उसे फिर से कांटेक्ट किया। विक्टिम को फिर से बहला फुसला कर कानपुर ले जाया गया। इस वक्त तक विक्टिम ने 4 जून के रेप केस के बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था, इसलिए जब वो गायब हुई तो परिवार ने इसे सिंपल मिसिंग केस समझकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी। लगभग 10 दिन बाद 21 जून 2017 को विक्टिम को औरिया यूपी से रिकवर किया गया। रिकवर के बाद पुलिस ने आईपीसी की सेक्शन 363 किडनैपिंग और औरत का अपहरण, शादी या जबरदस्ती के लिए सेक्शन 366 के तहत केस रजिस्टर किया।
लेकिन यहीं से सिस्टम की असली नीयत सामने आने लगती है। जब काफी हिम्मत जोड़कर विक्टिम ने 4 जून की असल्ट के बारे में बोलने का फैसला किया तो परिवार सीधा मक्खी पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन लोकल पुलिस ने सिटिंग एमएलए के खिलाफ एफआईआर लिखने से सीधा इनकार कर दिया। बाद में ये बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि स्टेशन हाउस ऑफिसर और कुछ अन्य पुलिस अधिकारी सांगर के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे। उनका काम इंक्वायरी करना नहीं था, बल्कि परिवार को डराना, धमकाना और चुप रहने पर मजबूर करना था। जब लोकल पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया तो विक्टिम और उसके परिवार ने हायर अथॉरिटीज का दरवाजा खटकाया। 17 अगस्त 2017 को विक्टिम ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक ओपन लेटर लिखा। इस लेटर में उसने साफ साफ लिखा कि उस एमएलए कुलदीप सिंह ने उसके साथ रेप किया और लोकल पुलिस जानबूझकर एक्शन नहीं ले रही। ऐसे ही कई लेटर डीजीपी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को भी भेजे गए, लेकिन महीनों तक कोई भी जवाब नहीं आया। जस्टिस मिलने के बजाय परिवार के खिलाफ हैरेसमेंट का एक सिस्टमेटिक कैंपेन शुरू हो गया। सांगर के एसोसिएट्स ने काउंटर कंप्लेंट्स फाइल करनी शुरू कर दी ताकि परिवार को फाइनेंशियली और इमोशनली थका दिया जा सके। पुलिस जो कानून की रक्षक होनी चाहिए थी, वो विक्टिम के घर जाती, लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि वार्निंग देने के लिए। अप्रैल 2018 तक रेप इंसिडेंट को लगभग 1 साल हो चुका था, लेकिन जस्टिस कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। इस 1 साल के दौरान स्टेट का साइलेंस और इनएक्शन एक्यूज्ड के लिए एक सिग्नल बन चुका था कि उसके खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है, और जब सिस्टम चुप रहती है तो पावर और ज्यादा बेलगाम हो जाती है। इस कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूज्ड ने इंटिमिडेशन को सिर्फ धमकियों से आगे बढ़ाकर फिजिकल वायलेंस तक ले जाने का फैसला किया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, परिवार को पूरी तरह तोड़ देना और केस को हमेशा के लिए खत्म कर देना। यहीं से उन्नाव केस सिर्फ एक सेक्सुअल असल्ट का मामला नहीं रहा, क्योंकि 3 अप्रैल 2018 को विक्टिम के पिता उन्नाव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वापस आ रहे थे। वहां वो उन हैरेसमेंट केसेस की हेयरिंग अटेंड करके लौट रहे थे जो उनके परिवार के खिलाफ फाइल किया गया था। जब वो गांव के पास पहुंचे तो उनका रास्ता अतुल सिंह सेंगर यानी कुलदीप सिंह सेंगर का भाई और उसके कुछ एसोसिएट्स ने रोक लिया। ये सब दिन के उजाले में पब्लिक जगह पर हुआ। बिना किसी वार्निंग के ग्रुप ने विक्टिम के पिता पर ब्रूटल हमला कर दिया। उन्हें लाठियों और राइफल के बर्स्ट से पीटा गया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। इस हमले का मकसद बिल्कुल क्लियर था, परिवार को इतना तोड़ देना कि वो एमएलए के खिलाफ सारी कंप्लेंट वापस ले ले। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने हमला करने वालों को गिरफ्तार ही नहीं किया। इससे बिल्कुल उल्टा, जो आदमी खून से लथपथ था, जिसे पब्लिक जगह पर मारा गया था, उसे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विक्टिम के पिता को मक्खी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पुलिस ने एक झूठा रिकवरी मेमो तैयार किया। इस मेमो में ये दावा किया गया कि विक्टिम के पिता के पास एक इलीगल देसी कट्टा और 4 कारतूस मिले हैं। इस बुनियाद पर उनके खिलाफ आर्म एक्ट के सेक्शन 3 और 25 और साथ ही आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506 यानी असल्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ये सब उस वक्त किया गया जब उनका मेडिकल कंडीशन क्रिटिकल था। उन्हें इलाज देने के बजाय लॉकअप में बंद कर दिया गया। अपने पिता को कस्टडी में तड़पता हुआ देखकर और पुलिस के द्वारा रेप कंप्लेंट को लगातार इग्नोर करे जाने के बाद सर्वाइवर के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। 8 अप्रैल 2018 को वो लखनऊ पहुंची और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रेसिडेंस के बाहर आत्मदहन यानी खुद को जलाने की कोशिश की, जिससे नेशनल मीडिया का ध्यान फाइनली उन्नाव केस पर गया। पर बहुत देर से ही सही मीडिया कवरेज और मीडिया प्रेशर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन उन्नाव पुलिस के कंडक्ट पर सवाल उठाना पड़ा। 9 अप्रैल 2018 की सुबह विक्टिम के पिता ने जुडिशियल कस्टडी के दौरान अपनी आखिरी सांस ली और मर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के वर्जन को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण था शॉक और सेप्टिसिमिया, यानी उनका मौत गंभीर मारपीट के कारण हुआ। उनके शरीर पर 14 अलग अलग चोटों के निशान मिले। ये इंजरीज पुलिस के माइनर्स कपल वाले नैरेटिव को बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे थे। विक्टिम के पिता की मौत और मीडिया के जबरदस्त प्रेशर के बाद ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि जुडिशरी चुपचाप नहीं रह सकती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी बिना किसी फॉर्मल अपील के खुद ही मैटर को देखा। इसी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद केस ने एक नया मोड़ लिया और यहीं से हाईकोर्ट के प्रेशर और पब्लिक आउटरीच के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा।
सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड की। 12 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने ऑफिशियली उन्नाव केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली। सिर्फ एक दिन बाद 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने लोकल पुलिस के पूरे नैरेटिव को डिसमिस कर दिया, जो कहानी 1 साल तक सिस्टम ने चलाई। सीबीआई ने उसके हर एक लेयर को एक एक करके खोल दिया। इस केस में सीबीआई को क्रेडिबल और कोऑपरेटिव एविडेंस मिला, जो ये साबित करता है कि 4 जून 2017 को विक्टिम कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे मौजूद थी। एजेंसी ने एक क्लियर कंक्लूजन दिया कि आर्म एक्ट का पूरा केस पूरी तरह से फैब्रिकेटेड था, यानी पूरा का पूरा झूठा था। सीबीआई को एविडेंस मिला कि जब पिता कस्टडी में थे, उस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और मक्खी पुलिस स्टेशन के एसएचओ के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में था। इसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू झूठी एफआईआर बनाई गई, फॉल्स रिकवरी मीमो बनाई गई और पिता को जानबूझकर लॉकअप में रखा गया, जबकि उनकी मेडिकल कंडीशन क्रिटिकल थी। सीबीआई की फाइंडिंग्स के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि उन्नाव केस में क्राइम सिर्फ एक घर के अंदर नहीं हुआ था, क्राइम पुलिस स्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हुआ था। इसके बाद अतुल सिंह सेंगर, उसका भाई सासी सेंगर, उसका को एसोसिएटेड और मक्खी पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत कई पुलिस ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब पर अलग अलग रोल्स के लिए केस लगी, रेप, असल्ट और विक्टिम के पिता को झूठे केस में फंसाने के लिए। जैसे जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे साफ हो गया कि विक्टिम के परिवार के लिए खतरा खत्म नहीं हुआ था, बस उसका फॉर्म बदल गया था। 28 जुलाई 2019 को रेप सर्वाइवर अपने लॉयर महेंद्र सिंह और अपनी 2 आंटीज के साथ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट जेल जा रही थी। वहां उन्हें उनके चाचा से मिलना था, जो एक अलग इनरिलेटेड केस में जेल में बंद थे। सफर के दौरान रायबरेली के गुरुबख्शगंज एरिया के पास एक भारी ट्रक ने उनकी कार को सीधे सामने से टक्कर मार दी। टकराव इतना जबरदस्त था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इस एक्सीडेंट में दोनों आंटियों की मौके पे ही मौत हो गई। इनमें से एक आंटी इस केस की आई विटनेस थी, जिसका स्टेटमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्सीडेंट में रेप सर्वाइवर और उनके लॉयर महेंद्र सिंह दोनों को बहुत ही गंभीर जानलेवा चोटें आई। दोनों को आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और वो कई दिनों तक कोमा में रहे। ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि विक्टिम कौन थे और टाइमिंग क्या थी, ये सब सवाल खड़े कर रहे थे। इस एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आए जो सिर्फ इसे एक रैंडम रोड एक्सीडेंट नहीं मानते थे। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसी की तरफ इशारा कर रहा था। सबसे पहला रेड फ्लैग था ट्रक का नंबर प्लेट। ट्रक की नंबर प्लेट पर काला ग्रीस लगा हुआ था, जिससे रजिस्ट्रेशन डिटेल क्लियरली दिखाई ही न दे। इसी एक्सीडेंट के वक्त रेप सर्वाइवर के साथ जो सिक्योरिटी ऑफिसर असाइन था, वो कार में मौजूद नहीं था। ऑफिसर का कहना था कि गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए वो साथ नहीं आया। सबसे ज्यादा सीरियस सवाल टाइमिंग को लेकर उठा। ये एक्सीडेंट उसी वक्त हुआ जब कोर्ट ट्रायल एक क्रिटिकल फेज पर एंटर कर रहा था, जहां विटनेस टेस्टिमोनी डिसाइसिव होने वाली थी और एक्सीडेंट में एक आई विटनेस की मौत, सर्वाइवर का कोमा में चले जाना, ये सब ट्रायल के मोमेंटम को सीधे डिस्टर्ब कर रहा था। इन तीनों फैक्टर्स को अलग अलग देखें तो शायद एक्सप्लेनेशन ना मिले, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है तो एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर ट्रायल को डिले करने का प्लान्ड अटेम्प्ट? ट्रक एक्सीडेंट के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल चुका था। सर्वाइवर के परिवार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधा लेटर लिखा, जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल के अंदर से भी उन्हें धमकियां दे रहा है। इस लेटर और नेशनल प्रेशर के बाद 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत डिसाइसिव एक्शन लिया। उस वक्त बेंच की अगुवाई सीजे रजनी गोगोई कर रहे थे। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अब इस केस को उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर छोड़ना पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस से जुड़े सारे 5 मामले, रेप केस, कस्टोडियल डेथ, ड्रग एक्सीडेंट और रिलेटेड मैटर्स उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब था अब ट्रायल लोकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दायरे से बाहर होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल डे टू डे बेसिस पर चलेगा और 45 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रेप सर्वाइवर को एम्स न्यू दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाए ताकि उसे बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। साथ ही सीआरपीएफ को परिवार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिया गया ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की इंटिमिडेशन ना हो। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को तुरंत 25 लाख रुपए देने का ऑर्डर दिया ताकि सर्वाइवर का मेडिकल और रिहेबिलिटेशन नीड्स बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। यहीं से उन्नाव केस ने एक फाइनल फेज में एंट्री की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद
ट्रायल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ। ये ट्रायल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में कंडक्ट किया गया। इस फेज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एविडेंस को फास्ट ट्रैक और स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से एग्जामिन किया गया। विटनेस बिना डर के बोले, डॉक्यूमेंट और कॉल रिकॉर्ड को डिटेल में देखा गया। मेडिकल, फोरेंसिक और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ टेस्ट किया गया। ये वही चीज थी जो उत्तर प्रदेश में कभी पॉसिबल नहीं हो पाई थी और यहीं से उन्नाव केस अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सांगर को दोषी करार दिया। उन्हें इन कानूनी धाराओं के तहत कन्विक्ट किया गया। आईपीसी सेक्शन 276(2) यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा रेप, पॉस्को एक्ट सेक्शन 5C। डिफेंस ने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की कि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को सीधा रिजेक्ट किया। जज ने कहा कि एक एमएलए पब्लिक ट्रस्ट का पोजीशन होल्ड करता है, इसलिए वो पूरी तरह से पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। इस पर्टिकुलर रेप केस में को एसोसिएटेड सासी सिंह को एक्विट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि रेप के एक्ट में उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को जज धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सांगर को आजीवन कैद की सजा सुनाई। साथ ही सांगर पर 25 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया। रेप केस के बाद कोर्ट ने अपना फोकस विक्टिम के पिता की मौत पर सेट किया। ये फेज और भी ज्यादा डायमेनिंग था, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एलिगेशन की नहीं बल्कि पुलिस रिकॉर्ड और मेडिकल एविडेंस की थी। 4 मार्च 2020 को कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। इस केस में कुलदीप सिंह सांगर, उसका भाई अतुल सिंह सांगर और पहचान के और लोग, जिनमें 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे, अशोक सिंह भदौरिया और कमता प्रसाद, सबको कन्विक्ट किया गया। कोर्ट ने यह माना कि विक्टिम के पिता को जानकर इलीगली कस्टडी में रखा गया और पूरी प्रोसेस एक प्लान कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी, जिसका रिजल्ट उनकी मौत बना। 13 मार्च 2020 को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सांगर को और 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि ये पनिशमेंट रेप कन्विक्शन से अलग और इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये था कि सांगर को सिर्फ रेप के लिए नहीं बल्कि कस्टडियल डेथ के लिए भी और अलग से सजा काटनी है। जहां कुलदीप सिंह सांगर को रेप और कस्टडियल डेथ के केस में कन्विक्शन मान चुकी थी, वहीं तीसरा बड़ा केस 2019 का ट्रक एक्सीडेंट एक अलग नतीजे पर पहुंचता है। इस एक्सीडेंट के मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जेस फाइल की, जिसमें एजेंसी ने कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन को ऐसा कोई कॉन्क्रीटिव एविडेंस नहीं मिला जो इस एक्सीडेंट को कुलदीप सिंह सांगर या उसके एसोसिएट से जोड़ने वाली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित करे। सीबीआई का कहना था कि सांगर या उसके लोगों का ट्रक ड्राइवर या ओनर के बीच कोई फोन कॉल या रिकॉर्ड नहीं मिले, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी नहीं मिला और ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो सका जो ये दिखा सके कि ये एक्सीडेंट प्लान्ड हिट था। सीबीआई ने एक्सीडेंट को रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस बताया। 2021 में दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई की सबमिशन को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने कहा कि सांगर और उसके एसोसिएट के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए कुलदीप सांगर और उसके एसोसिएट्स को एक्सीडेंट से जुड़े मर्डर चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिया गया और इस केस के थ्रू डेथ पेनल्टी या दूसरी उम्र कैद की सजा का रेस खत्म हो गया। 2020 से 2024 तक कुलदीप सिंह सांगर तिहाड़ी जेल में बंद रहा। इस दौरान उसकी लीगल टीम ने कन्विक्शन के खिलाफ अपील फाइल की, लेकिन ये अपील फैक्ट्स या एविडेंस पर कम और टेक्निकल लीगल पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस्ड थी। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पॉस्को एक्ट का सेक्शन 5C ऑफेंस को एब्रीगेटेड बना देती है, जिसका सजा उम्र कैद तक भी जा सकता है। एक एमएलए पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, वो पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक ड्यूटी के पोजीशन पर होता है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इसलिए सांगर पर सेक्शन 5C पॉस्को और साथ ही आईपीसी सेक्शन 376(2) बिल्कुल लीगली अप्लाई होता है। डिफेंस ने इस लॉजिक को डेफिनेशन बेस्ड टेक्निकल ग्राउंड पर चैलेंज किया। उनका कहना था पॉस्को एक्ट की सेक्शन 2 कहती है कि अगर कोई टर्म डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग आईपीसी सीआरपीसी एक्ट से लिया जाएगा। डिफेंस ने फिर आईपीसी सेक्शन 21 की तरफ इशारा किया, जहां पब्लिक सर्वेंट की लिस्ट दी गई है। उनका आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि आईपीसी सेक्शन 1 में एमएलए एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इसलिए एमएलए को ऑटोमेटिक पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। डिफेंस ने ये क्लेम की सांगर को पॉस्को सेक्शन 5C के तहत कन्विक्ट नहीं किया जा सकता और न ही आईपीसी सेक्शन 376(2) एब्रीगेटेड क्लॉज के तहत। अब सवाल ये था कि क्या लेजिस्लेचर ने पॉस्को एक्ट में एमएलए को क्लियरली पब्लिक सर्वेंट के दायरे में रखा था या नहीं।
23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने डिफेंस के आर्गुमेंट से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा आईपीसी सेक्शन 21 का स्ट्रिक्ट रीडिंग के हिसाब से एमएलए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में क्लियरली फिट नहीं होता। इसी वजह से कोर्ट का मानना था कि पॉस्को सेक्शन 5C एब्रिगेटेड असल्ट बाय पब्लिक सर्वेंट पर दी गई कन्विक्शन लीगल स्टोनेबल हो सकती है या नहीं, ये सीरियस क्वेश्चन है। 24 दिसंबर 2025 को सर्वाइवर ने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। सर्वाइवर को पुलिस ने डिटेन कर लिया और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अर्जेंट हियरिंग के लिए लिस्ट कर दिया है। जैसे जैसे साल 2025 एंड की तरफ बढ़ रहा है, उन्नाव का ये केस एक बहुत ही नाजुक और डेंजरियस बैलेंस पर लटका हुआ है। 2019 और 2020 के जुडिशियल वर्डिक्ट्स जो एक वक्त पे ये सिग्नल देते थे कि इंडिया में कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं होता, आज 2025 के हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन के बाद हिल चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। जब तक स्टे अवेयर, स्टे सेफ। जय हिंद।